Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आज का जो लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, ये है लेक्चर नंबर 2। इसके पहले मैं एक लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं एंड आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देख भी लिया होगा। इसके पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं और वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक भी वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखिए, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे अगर आप सीरियसली CUET PG एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा है EMT या आप बोल लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो लेक्चर 2 के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड जैसा कि आपको पता है कि मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस कराता हूं ये किसी ना किसी एग्जाम के PYQs होते हैं। तो डेफिनेटली ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक नहीं किया है, पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्पेयर ऑफ रेडियस r, चार्ज q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्पेयर ऑफ रेडियस r, द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड द स्पेयर इज, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड द स्पेयर। तो डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो जो होता है वो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो क्या होता है? रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो इक्वल्स टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये किसके इक्वल होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो रो की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज जो है वो कितना है? Q। चार्ज कितना है? Q है। और स्पेयर है तो स्पेयर का जो वॉल्यूम है, स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वैल्यू को अगर मैं यहां डालता हूं तो डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू रो अपॉन, रो की वैल्यू को आपने कितना लिख दिया है? Q अपॉन, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब और एप्सिलॉन नॉट। अब मैं यहां प्रोपोर्शनल वैल्यू निकाल रहा हूं तो डाइवर्जेंस ऑफ E, ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या वैल्यू बनाएगा? ये K वैल्यू बना रहा होगा 1/K, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहां मैं प्रोपोर्शनल करके लिख रहा हूं, प्रोपोर्शनल। तो ये क्या हो जाएगा? 3Q अपॉन आर क्यूब, 3Q अपॉन आर क्यूब। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा? B आ जाएगा। B इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है गिवन बिलो आर 2 वेक्टर्स, फाइंड आउट विच ऑफ द टर्म कैन बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। हमें ये बताना है इनमें से कौन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। तो फॉर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल्स टू 0, यानी कि इनका डाइवर्जेंस अगर आप निकालोगे तो वो 0 आना चाहिए। तो अगर मैं पहला वाला लेता हूं, पहला वाला, तो पहले वाले के लिए मैंने लिखा d अपॉन dx i कैप प्लस d अपॉन dy j कैप और प्लस d अपॉन dz k कैप, ये लिखा। और इसका डॉट प्रोडक्ट करा दिया इसके साथ, क्या x i कैप माइनस z j कैप, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराया। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराया तो क्या बनेगा? i का i के साथ और d अपॉन dx x का करोगे तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो यहां से बना 1। y का टर्म इसमें है ही नहीं। z में जब कराओगे z का टर्म है नहीं इसमें, और d अपॉन dy और z का करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि -0। तो ये इज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है फर्स्ट वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर नहीं है। फर्स्ट वाला मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर नहीं है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहां दोनों ट्रू लिखे हुए हैं, ये गलत हो गया। तो आपको चेक करना है सेकंड और थर्ड। अब आप इसको चेक करो, इसको चेक करो सेकंड वाले को। तो सेकंड वाले को चेक करोगे d अपॉन dx i कैप प्लस d अपॉन dy j कैप प्लस d अपॉन dz k कैप, d अपॉन dz k कैप
और इसका आपने डॉट प्रोडक्ट कराया किसके साथ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और -3z तो d अपॉन डी एक्स एक्स और आई ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1। d अपॉन डी वाई के साथ करोगे तो ये भी कितना बन रहा होगा 1, और d अपॉन डी जेड का z के साथ करोगे तो ये बन रहा होगा -3। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये 2 लिखा हुआ है इसके साथ, 2 मैंने 2 नहीं लिखा तो ये 2 भी आएगा 2, तो यहाँ पर ये 2 बनेगा 2, तो ये 2 + 1 3 और ये -3, तो ये कितना हो गया 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो इसका मतलब जो सेकंड वाला लिखा हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो सेकंड इज ट्रू बट 1 इज फॉल्स। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना। हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाउंड्री फिनोमेना का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है एट द इंटरफेस बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक्स द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटिस्फाइड। तो ये हमारे पास अगर कोई प्लेन है, ऐसा कोई प्लेन है z = 0, तो यहां पर ये z > 0 है और ये z < 0 है, यहां पर ये सेकंड मीडियम है और ये फर्स्ट मीडियम है, यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है E2 ε2, या इसकी जो परमिटिविटी है वो है ε2 और इसकी है ε1। तो नॉर्मल डायरेक्शन में डिसकंटिन्यूटी होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये लिखा जाता है ε2 E2n, 2n का मतलब है नॉर्मल डायरेक्शन, -ε1 E1n = ये लिखा जाता है सिग्मा। क्या लिखा जाता है, सिग्मा लिखा जाता है। डिसकंटिन्यूटी इन नॉर्मल डायरेक्शन, डिसकंटिन्यूटी इन नॉर्मल डायरेक्शन, यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी होती है। और मैं अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात करूं, टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो E2 ε2 और E2t, t का मतलब है टेंजेंशियल, = ε1 और E1t। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नो डिसकंटिन्यूटी, तो नो डिसकंटिन्यूटी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, नो डिसकंटिन्यूटी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में किसी भी तरह की डिसकंटिन्यूटी नहीं होती, जबकि नॉर्मल डायरेक्शन में डिसकंटिन्यूटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये आप ध्यान में रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। में यहां पूछा गया है कि नॉर्मल कंपोनेंट्स के लिए क्या सही होगा, तो नॉर्मल कंपोनेंट्स के लिए ये सही होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया ए ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए बी बिटवीन टू राइट एंगल ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन्स, देन द इमेज चार्ज एंड देयर लोकेशन। तो इसके इमेज चार्ज बनाने, तो ये हमें दिया हुआ है, ये गिवन है, ये चार्ज है Q और ये हो गया A और ये हो गया B। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसको XY से रिलेट कर लो, XY से। तो इसको अगर आप X मान रहे हो, इसको आप X लिख रहे हो और इसको आप Y लिख रहे हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर X जो होता है वो <0 होता है और Y जो है वो <0 होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर X <0 होता है और Y भी <0 होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर X <0 होता है और Y <0 होता है। यानी कि जब ये Q पॉइंट यहां पर आएगा तो यहां पर ये लिखा जाएगा Q, और ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा इसका वो कितना बनेगा, -a, b। कितना बनेगा, -a, b। और ये यहां पर +Q है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये -Q। +Q है तो यहां पर क्या हो जाएगा, -Q, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो यहां पर दोनों माइनस के होंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, प्लस का, और यहां लिखा जाएगा -a और -b, -a और -b। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का, यानी कि क्या होगा, माइनस ही होगा, और ये होगा Q और A यानी कि X रहेगा पॉजिटिव और जो Y है वो हो जाएगा नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में A - B और माइनस का,
थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के और ये प्लस का, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस क्यू और माइनस ए बी, माइनस क्यू और माइनस ए बी, यानी कि जो हमारे पास सही आंसर आ गया वो क्या आ गया, सेकंड आ गया। सही आंसर इसका क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगर आप लोग CUET PG 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अधूरी है, या आपको ऐसा लगता है कि आपका IIT जैम का एग्जाम अच्छा नहीं गया है और CUET PG में आपको डेफिनेटली स्कोर करना है या आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उसके लिए मेरे पास दो बैचेस चल रहे हैं। एक है इम्पल्स प्लस बैच और एक है संजीवनी बैच। एक है इम्पल्स प्लस बैच और एक है संजीवनी बैच। संजीवनी बैच जो है वो उन बच्चों के लिए है जिनकी थ्योरी क्लियर है या जिनकी थ्योरी के ऊपर कमांड है और जिनको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, PYQs चाहिए और फॉर्मूला चाहिए और उनको फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। तो संजीवनी बैच उन लोगों के लिए परफेक्ट बैच है। इस बैच के अंदर आपको 1500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 1500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इस बैच के अंदर मिलेंगे। PYQs आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के आपको PYQs मिलेंगे। फॉर्मूला जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ ही फॉर्मूला इंटीग्रेट किए गए हैं और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको इसको इसके अंदर 8। तो 8 इसके अंदर आपको मिल जाएंगे फुल लेंथ टेस्ट। इसके अंदर सब्जेक्ट टेस्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो जिन भी बच्चों का थ्योरी पोर्शन क्लियर है और उन्हें केवल प्रैक्टिस करना है, अपने जो स्पीड है उसको इंप्रूव करना है CUET PG एग्जाम के लिए, तो ये बैच उन बच्चों के लिए आइडियल बैच है। इस बैच का जो प्राइस है वो 2400 है। अगर ये बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपकी थ्योरी में भी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है तो इम्पल्स बैच आप लोगों के लिए है। इम्पल्स में दो बैच हैं, एक है इम्पल्स प्लस और एक है इम्पल्स बैच। इम्पल्स प्लस बैच के अंदर आपको थ्योरी सेक्शन के साथ साथ अराउंड 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इम्पल्स और इम्पल्स बैच प्लस बैच के अंदर जो क्लासेस होती है वो सारी की सारी लाइव क्लासेस होती है। कुछ जो रिकॉर्डेड क्लास भी होती है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इम्पल्स प्लस दोनों के अंदर ही आपको जो टेस्ट सीरीज है वो सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, यानी कि सब्जेक्ट के टेस्ट भी इसके अंदर होने वाले हैं। और ये जो बैच है इन दोनों बैच का थ्योरी प्लस PYQs प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस अराउंड 28 फेब तक फिनिश हो जाना है। और सिमिलरली संजीवनी बैच भी 28 फेब तक फिनिश हो जाना है, सो दैट आपको प्रॉपर टाइम मिले प्रैक्टिस के लिए। इम्पल्स प्लस बैच के अंदर आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं अराउंड 2000 और इम्पल्स के अंदर लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सिर्फ ये डिफरेंस है, थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस है इन क्वेश्चंस की वजह से। तो इम्पल्स प्लस जो है वो 3500 रुपए में आपको पड़ेगा और इम्पल्स जो बैच है वो आपको 3200 रुपए में पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, यानी कि आपको थ्योरी में भी इंप्रूवमेंट लाना है, आपको थ्योरी में भी लगता है कि आप कमजोर हैं, देन दिस बैच फॉर यू। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर आपको डाउनलोड करना है। सिमिलरली अगर सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज के लिए आप लीडर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 17 सब्जेक्ट टेस्ट और 8 फुल लेंथ टेस्ट, 7 to 8 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाते हैं विद वीडियो सॉल्यूशन। इस टेस्ट सीरीज का प्राइस 1250 यानी कि 1250 रुपए है। हो सकता है आपको ये प्राइस ज्यादा लगे, पर क्योंकि जितने भी टेस्ट है उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, इसलिए कम प्राइस में इसको अवेलेबल करवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये CUET PG के पैकेज है। तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। थ्योरी में आप कमजोर हैं तो देन आप इम्पल्स या इम्पल्स प्लस बैच के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं तो देन गो फॉर संजीवनी बैच। और किसी भी बैच को आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज 1 dBi, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू दी है 1 dBi और 1 dBi किसके इक्वल है 3.3 इंटू 10 पावर -30। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3.3 इंटू 10 पावर -30 और ये क्या लिखा है कूलम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है, ये कूलम मीटर लिखा हुआ है, कूलम मीटर 3.3 इंटू 10 पावर -30।
द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आर की जो वैल्यू है वो है 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 100 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया 100 इंटू 10⁻⁻10 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द HCl मॉलिक्यूल ऑन द लाइन जॉइनिंग H एंड Cl आयन इज। तो अगर ये H मॉलिक्यूल है, ये Cl मॉलिक्यूल है, तो इसकी लाइन जॉइनिंग पर बताना है, यानी कि अलोंग टू द एक्सिस। तो अलोंग टू द एक्सिस जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2kp/r³। क्या फॉर्मूला होता है? 2kp/r³। और अगर इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर हम निकालते, किसके ऊपर? इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर। तो इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर हमारे पास जो फॉर्मूला आता वो आता kp/r³। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं वैल्यू डालता हूं तो 2 और k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, p की वैल्यू कितनी हो गई? 3.3 इंटू 10⁻30/r³। तो r³, तो ये 10⁻⁻8 होगा और इसका क्यूब करना है, तो 10⁻⁻8 का क्यूब यानी कि 24 हो जाएगा। तो ये बनेगा 18 और ये नीचे बनेगा 24। ये 10⁻9, ये 3.3, ये 10⁻⁻30 और ये हो गया 10⁻⁻24। तो इसको सिंप्लीफाई करो भाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां बनेगा 54 और 60, नहीं 59 के आसपास बनेगा ना? क्या मैं सही कर रहा हूं? 3.3, 18 54, 18 3 54 5, 59 बनेगा। ये 59, ये बनेगा 59.4। ये वैल्यू बनेगी 59.4 और ये जो वैल्यू है ये बनेगी 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा 10⁻9। ये हो जाएगा 59.4 और ये बनेगा 10⁻3। ये तो ऑप्शन में नहीं है यार कोई से भी, तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, कुछ गड़बड़ है क्या? 1/, तो ठीक ही लिख रहा हूं मैं। वैल्यू सब की सही की बने क्या? चेक कर लो एक बार। 2kp/r³ फॉर्मूला तो ठीक लिखा है, फॉर्मूला तो सही लिखा है। तो 59.4 इंटू 10⁻3 तो बन ही नहीं रहा इसमें आंसर। इसमें आंसर ये बन ही नहीं रहा, आंसर तो इसका यही आएगा। ये तो गलत है, खैर 6.6 तो गलत है। 59.4 इंटू 10⁻3 ये आंसर आना चाहिए इसका, तो इसको करेक्ट कर लेना है ना, इसका ये आंसर आना चाहिए। और अगर इसका ये आंसर मैच कराना है तो ये आंसर कैसे मैच कर सकता है? p/r³ लिख देता हूं मैं, E प्रोपोर्शनल टू p/r³। तो अगर मैं E प्रोपोर्शनल टू p/r³ लिखता हूं तो उस केस में आंसर इसका बन जाता है 3.3 इंटू 10⁻⁻6। उस केस में बनता है 3.3 इंटू 10⁻⁻6 अगर प्रोपोर्शनल में निकालते हैं। तो हमें प्रोपोर्शनल का पूछा है क्या? ये तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो यही आंसर आएगा। ये तो तब पॉसिबल है जब ये इसके प्रोपोर्शनल हो। तो कुछ ना कुछ डेटा या तो गड़बड़ है और या फिर यहां पर ये पूछा जाना चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल फ्रॉम सेंट्रल लाइनिंग जॉइनिंग इज प्रोपोर्शनल टू। यहां पर ये लाइन में लिख देता हूं इज प्रोपोर्शनल टू लिखेंगे तो फिर ये आंसर आ जाएगा इसका। अगर एग्जैक्ट आंसर निकालोगे तो फिर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लियोनार्ड विचर्ट पोटेंशियल आर द। तो ये रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। लियोनार्ड विचर्ट पोटेंशियल आर द वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल्स ड्यू टू मूविंग पॉइंट चार्ज। वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल्स ड्यू टू मूविंग पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इन द रेशियो 3:2। Then the energy transported per unit area per unit time by these two waves is। energy transported per unit area per unit time is।
तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो दिया है, तो यू ई एम का जो फॉर्मूला लिखते हैं हम वो लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यू जो है वो प्रोपोर्शनल है ई स्क्वायर के, तो रेशो पूछा है तो U1/U2 इक्वल्स टू हो जाएगा E1/E2 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा 9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर, ई की वैल्यू हमें गिवन है, ई की वैल्यू कितनी गिवन है, √3/2 आयोटा प्लस 1/2 जे, बी की जो वैल्यू है वो है -1/2 आयोटा और प्लस √3/2 जे, ये वैल्यू है। देन द प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस, तो प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में होगा वो हमें बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ई क्रॉस बी, पहले तो निकाल लो आप ई क्रॉस बी, और ई क्रॉस बी निकालने के बाद फिर आप सॉल्व कर लो। तो प्रोपोगेशन कैसे निकलेगा, ई क्रॉस बी, तो ई क्रॉस बी आप निकालो, तो आई जे और के, और ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/2, इसको जीरो कर दो, यहां हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा √3/2 और इसको जीरो कर दो। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा आई कैप, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, माइनस जे कैप निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। फिर आपको निकालना है के कैप, तो के कैप क्या बनेगा, √3/2, ये हो जाएगा 3/4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/4। तो यहां से आंसर आ जाएगा के कैप, तो आंसर कितना आ जाएगा, के कैप आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डायपोल मोमेंट P is placed in electric field E equals to E naught x I cap, then the force experienced by the dipole is equals to, तो फोर्स जो होता है डायपोल के लिए वो होता है P मतलब डायपोल, और ग्रेडियंट ऑफ E डॉट ग्रेडियंट ऑफ E, तो ग्रेडियंट ऑफ E आप निकाल लो, तो ग्रेडियंट ऑफ E आप निकालोगे, ये E naught x लिखा है सिर्फ, I कैप नहीं है, ये यहां से ये I हटा लो, ये हटा लो, है ना। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ E जब निकालोगे तो ये बन जाएगा E naught I कैप, ये क्या बन जाएगा, E naught I कैप बन जाएगा, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराना है। तो ये P है ना, P वेक्टर, तो P वेक्टर जो है वो बनेगा PX I कैप प्लस PY J कैप और PZ K कैप। तो यहां से ये बन रहा होगा F इक्वल्स टू, ये बन जाएगा PX और I डॉट I बन जाएगा 1, तो ये हो जाएगा PX E naught। ठीक है, PX E naught सही लिखा है ना ये, हाँ अच्छा, ये सीधा वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, PX और E naught I कैप, हाँ ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सही आंसर क्या आ गया, इसका सही आंसर आ गया कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ गया, ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर लूप ऑफ वायर हैविंग साइड ए एंड कैरी, अगर आप लोग CUET PG 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अधूरी है, या आपको ऐसा लगता है कि आपका IIT जैम का एग्जाम अच्छा नहीं गया है और CUET PG में आपको डेफिनेटली स्कोर करना है या आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उसके लिए मेरे पास 2 बैचेस चल रहे हैं, एक है इम्पल्स प्लस बैच और एक है संजीवनी बैच। एक है इम्पल्स प्लस बैच और एक है संजीवनी बैच। संजीवनी बैच जो है वो उन बच्चों के लिए है जिनकी थ्योरी क्लियर है या जिनकी थ्योरी के ऊपर कमांड है और जिनको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, PYQs चाहिए और फॉर्मूला चाहिए और उनको फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। तो संजीवनी बैच उन लोगों के लिए परफेक्ट बैच है। इस बैच के अंदर आपको 1500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 1500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इस बैच के अंदर मिलेंगे। PYQs आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के आपको PYQs मिलेंगे। फॉर्मूला जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ ही फॉर्मूला इंटीग्रेट किए गए हैं और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको इसको इसके अंदर 8, तो 8 इसके अंदर आपको मिल जाएंगे फुल लेंथ टेस्ट। इसके अंदर सब्जेक्ट टेस्ट आपको नहीं मिलेंगे।
तो जिन भी बच्चों का थ्योरी पोर्शन क्लियर है और उन्हें केवल प्रैक्टिस करना है, अपने जो स्पीड है उसको इम्प्रूव करना है CUET PG एग्जाम के लिए, तो ये बैच उन बच्चों के लिए आइडियल बैच है। इस बैच का जो प्राइस है वो 2400 है। अगर ये बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपकी थ्योरी में भी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है तो इम्पल्स बैच आप लोगों के लिए है। इम्पल्स में 2 बैच हैं, एक है इम्पल्स प्लस और एक है इम्पल्स बैच। इम्पल्स प्लस बैच के अंदर आपको थ्योरी सेक्शन के साथ साथ अराउंड 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इम्पल्स और इम्पल्स बैच प्लस बैच के अंदर जो क्लासेस होती है वो सारी की सारी लाइव क्लासेस होती है, कुछ जो रिकॉर्डेड क्लास भी होती है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इम्पल्स प्लस दोनों के अंदर ही आपको जो टेस्ट सीरीज है वो सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, यानी कि सब्जेक्ट के टेस्ट भी इसके अंदर होने वाले हैं। और ये जो बैच है, इन दोनों बैच का थ्योरी प्लस PYQs प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस अराउंड 28 फेब तक फिनिश हो जाना है। और सिमिलरली संजीवनी बैच भी 28 फेब तक फिनिश हो जाना है, सो दैट आपको प्रॉपर टाइम मिले प्रैक्टिस के लिए। इम्पल्स प्लस बैच के अंदर आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं अराउंड 2000, और इम्पल्स के अंदर लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सिर्फ ये डिफरेंस है, थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस है इन क्वेश्चंस की वजह से। तो इम्पल्स प्लस जो है वो 3500 रुपए में आपको पड़ेगा और इम्पल्स जो बैच है वो आपको 3200 रुपए में पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, यानी कि आपको थ्योरी में भी इंप्रूवमेंट लाना है, आपको थ्योरी में भी लगता है कि आप कमजोर हैं, देन दिस बैच फॉर यू। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर आपको डाउनलोड करना है। सिमिलरली अगर सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज के लिए आप लीडर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 17 सब्जेक्ट टेस्ट और 8 फुल लेंथ टेस्ट, 7 to 8 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाते हैं विद वीडियो सॉल्यूशन। इस टेस्ट सीरीज का प्राइस 1250 यानी कि 1250 रुपए है। हो सकता है आपको ये प्राइस ज्यादा लगे, पर क्योंकि जितने भी टेस्ट है उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, इसलिए कम प्राइस में इसको अवेलेबल करवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये CUET PG के पैकेज है। तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। थ्योरी में आप कमजोर हैं तो देन आप इम्पल्स या इम्पल्स प्लस बैच के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं तो देन गो फॉर संजीवनी बैच। और किसी भी बैच को आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अ करंट I इज गिवन बाय, तो सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप के लिए बताना है। तो ये मैंने स्क्वायर लूप बना लिया, ये इसका सेंटर है। तो मैं पहले एक वायर के लिए निकाल रहा हूं, इसके लिए निकाल रहा हूं, एक वायर के लिए निकाल रहा हूं। तो अगर इसकी साइड को मैं A मान लेता हूं तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी होगी, A/2 होगी। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। ये दोनों एंगल कितने होंगे, 45 डिग्री हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, μ0 I अपॉन 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, A/2, और साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। तो ये बनेगा μ0 I अपॉन 2 पाई A, और यहां से बनेगा, ये बनेगा 2 अपॉन √2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा μ0 I अपॉन पाई A√2। ये B1 आया है, B1। तो B नेट जब आप निकालोगे तो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 मल्टीप्लाई बाई B1, तो ये 4 और μ0 I अपॉन पाई A√2। 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2, ठीक है। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो। तो ये बनेगा 2√2, √2 से √2 कैंसिल होगा, μ0 I अपॉन पाई A। ये आंसर आना चाहिए 2√2 μ0 I अपॉन पाई A। एक बार चेक कर लो कहीं से कुछ गड़बड़ तो नहीं है। μ0 I अपॉन 4 पाई A/2, यहां पर A/2 है, बिल्कुल ठीक है। ये 2 बनेगा, बिल्कुल ठीक है। साइन 45 1/√2 1/√2 2/√2 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 2√2,
तो आंसर तो इसका यही आना चाहिए यार। इसके आंसर में क्या चेंज आ रहा है? तो हमें किसकी वजह से पूछा है? एंटर स्क्वायर लूप ऑफ वायर साइड हैविंग करंट हैविंग, तो इसका 2√2 आएगा। यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर या तो यहाँ करेक्शन कर लो, μ0I 2√2 यहाँ लिखा है ना, यहाँ पर पाई ए लगा लो, ये पाई लगा लो, तो इसमें करेक्शन कर लो, या फिर इसमें, मतलब आंसर कोई सा भी करेक्ट कर, इसमें ही कर लो करेक्शन। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, बस किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई मिस्टेक होती है तो आप वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।